हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे मिथ डाउट बच्चों के अंदर और बहुत सारा डर भी है। बहुत हार्ड चैप्टर है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या साइन, क्या टेन, क्या कॉस। सारे डाउट और सारा डर आज इस वीडियो के एंड तक खत्म हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना और एक एक मिनट को प्रॉपरली इंजॉय करना। ओके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? देखो, मेजरली 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आज आपका खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन द स्पेसिफिक एंगल्स। क्यों स्पेसिफिक एंगल? क्यों सर? बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 5 डिफरेंट एंगल्स, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपना आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज यूजुअली आपको पता है क्या होती है, इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री और वर्ड है, दैट मींस यहाँ पर जितनी भी आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होंगे। तो को बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको पाइथागोरस थ्योरम से तीनों आइडेंटिटीज याद करना सिखा दूंगा। तीनों की तीनों आइडेंटिटीज सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव करा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते रहो, एक एक चीज, एक एक वीडियो, आपका ट्रिग्नोमेट्री का डर तो जड़ से खत्म कर दूंगा। चलो, आज वाले टॉपिक में क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे हम। देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली, एज वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी एक बहुत बड़ा मेथड है, ये भी खत्म करूंगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल में क्या क्या रिलेशन होता है, किसके साथ में, साइड और एंगल का आपस में। ठीक है, ये रिलेशन आज हम इस कॉम्पिटेंसी के थ्रू डेवलप कर लेंगे। ठीक है, ओके। आते हैं अब अपने टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्री। देखो, आपने यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज तो पढ़ी होगी, ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स का मेजरमेंट। चल, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आई गॉट ट्रिग्नोमेट्री एज ट्राइगोनमेट्री। ट्राइगोनमेट्री में थे, ट्राई यानी 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री यानी मेजरमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। और 3 साइड्स का फिगर हमारे पास कौन सा होता है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट सर वो तो हमको वैसे भी आता है, हमको ट्रायंगल का एरिया भी आता है ना? ट्रायंगल का एरिया आता है आप लोगों को। और अब तो आपने ट्रायंगल का एरिया 9th स्टैंडर्ड में उससे भी सीख लिया, किससे? हेरोन्स फार्मूला से, है ना? तब तो अगर आपको मैं साइड भी दे दूंगा तब भी आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे। तो सर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या है? बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आपके जीवन को आसान बनाने के लिए है। कैसे सर? ट्रिग्नोमेट्री तो ऑफ टफ कर रही है, 4 नए फॉर्मूले और सिखा रही है, लेकिन इन फॉर्मूला का यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, ओके। और मैंने इस ट्रायंगल की मार्किंग कर ली एज ए बी एंड सी, कर ली। अब अगर ये एंगल थीटा है, सर ये थीटा क्या होता है? देखो, जैसे आप किसी वैल्यू को जो आपको नहीं पता है उसकी प्लेस पे एक्स रख देते हो, है ना? अब अगर एंगल नहीं पता तो हम उसकी प्लेस पे थीटा रख रहे हैं, सिंपल। ओके, सो थीटा वी कैन से दैट इट इज अ अननोन वैल्यू। ठीक है, और वी कैन से अननोन एंगल। तो अगर मेरे को कोई भी एंगल पता नहीं है तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा? थीटा। ओके, एंड थीटा के ऑपोजिट वाली साइड को हम हमेशा बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, एंड जो रिमेनिंग साइड है उसको बोलेंगे बेस। समझ गए हो? ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव 3 डिफरेंट साइड्स, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे थीटा पता है और इन तीनों में से कोई भी एक साइड पता है, ठीक है, फिर से बोलता हूं, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे थीटा यानी ये एंगल और इन तीनों में से कोई भी एक साइड पता है, उसके बाद आप कुछ भी पूछो, मैं आपको सारी साइड्स, ट्रायंगल का पैरामीटर, सारे एंगल, इसका एरिया सब कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं, सिर्फ एक साइड और एक एंगल का यूज करके। ठीक है, दिस मच पावरफुल इज द ट्रिग्नोमेट्री। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, सर ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों अप्लाई करते हैं? क्या सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हो सकती है? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आप जिस ट्रायंगल में चाहो उसी ट्रायंगल में अप्लाई हो जाएगी। क्यों? ध्यान से देखो, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस होता है। तो जब भी मैं किसी यूजुअल ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये ठीक है, तो इसमें मेरे पास में एक्यूट एंगल है इधर, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर जॉइन करूंगा, ये जॉइन कर लिया मैंने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया तो क्या ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस हो गया करस्पॉन्डिंग में। तो आप किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ट्रायंगल में, है ना? तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इन तीनों का रिलेशन आपको मिल जाएगा, और जब आप 11th क्लास में जाओगे तब आपको बिना परपेंडिकुलर ड्रॉ करे इन तीनों का डायरेक्ट रिलेशन भी बताएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकती है, बट राइट एंगल ट्रायंगल में इसको अप्लाई करना बहुत ईजी होता है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना सीखते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में फिर आप इसको किसी में पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हो सकती है क्या, और ट्रिग्नोमेट्री अब क्या काम आएगी ये भी मैंने बता दिया। आपको रिलेशन पता चल जाएगा तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो ट्रायंगल में। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब सर ये साइन कॉस टेन ये क्या होता है, ये हमने बहुत बार सुना है, हमारे सीनियर से भी सुना है, साइन कॉस टेन क्या होता है ये भी क्लियर करूंगा। इसका यूज क्यों करेंगे ये भी क्लियर करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो एक्चुअली है क्या, और ये रेशियोज हम यहाँ पर अप्लाई कर क्यों रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूंगा तो मुझे ये तीन चीजें तो पता चली गई, कौन कौन सी, कि 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये बेस। ये तो तीन चीजें हमको पता चली गई हैं, है ना। अब सोचो अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी है, या पी क्यू आर ले लेते हैं, चलो बी और बी में कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो ये ट्रायंगल अपना है पी क्यू और आर, पी और पी में तो कंफ्यूज नहीं हो गया ये लो चलो पी और पी हटा देते हैं, क्यू आर एस अब तो ठीक है, अब तो आर तो नहीं दिख रहा ना, अरे आर भी है, चलो क्यू आर एस। तो वी गॉट क्यू आर एस एज अ ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल की नेमिंग, तीनों वर्टिसेस की नेमिंग हो गई। अब मेरे पास में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस ये तीन वैल्यूज आ गई हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल में इस साइड की, ये वाली साइड अपनी परपेंडिकुलर, ये वाली अपनी बेस हो गई, और ये वाली अपनी हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, इनका रिलेशन आपस में कैसे निकलता है, सोचो मुझे पता है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा। तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। ये कहां से आया सर, क्या ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये होगा ना। अब देखो इसमें से एंगल क्यू तो अपना 90 डिग्री है फिक्स, उसके बाद एंगल आर प्लस एंगल एस, देखो ये 180 डिग्री तीनों मिलके बना रहे हैं, 90 को तो शिफ्ट करेंगे तो क्या एंगल आर प्लस एंगल एस, इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है क्या उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, करेक्ट। तो ध्यान से देखो मुझे एंगल आर और एस में क्या रिलेशन मिला कि इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो अगर कोई एक एंगल थीटा है तो सेकंड वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आया, ओके। तो अब मुझे पता चल गया कि एंगल आर की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो इधर मैं एंगल एस रख दूंगा और ये क्या बन जाएगा 90। ठीक है, तो अगर ये एंगल एस है तो क्या ये बन गया 90 माइनस थीटा। तो दैट्स हाउ वी गॉट एंगल एस एस 90 माइनस थीटा एंड एंगल आर कितना हो गया थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया, ओके। और एक और रिलेशन जो आप 90 डिग्री में या राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हो वो क्या होता है, वो होता है अपना पाइथागोरस थ्योरम व्हिच सेज दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, किसको, एक तो इसको और एक इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, और एक एक चीज इसका तो जिसमें बहुत ही ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, और जहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं वहां पर कुछ भी अगर आप अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब देखो मुझे पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्यू आर एस लिया था ना, चलो क्यू आर एस वेयर आर इज 90 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा 90 डिग्री, आपको सिर्फ याद रखना है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला आपका हाइपोटेनियस होगा। अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूं तो इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। ठीक है, अब रिलेशन की बात करते हैं। एंगल का रिलेशन समझ में आया कि एंगल का आपस में क्या रिलेशन होता है, इसलिए अगर मुझे कोई एक एंगल मिल गया तो तीनों मिल जाएंगे, समझ में आया। देखो फिर से दिखाता हूँ कि अगर मान लो मुझे ये वाला एंगल मिल गया तो ये तो 90 डिग्री है, ये भी मिल जाएगा ना। तो कोई एक एंगल भी अगर मिल गया तो बाकी तीनों एंगल तो कंफर्म है, आ जाएंगे। अच्छा, अब हम साइड्स के रिलेशन की बात करते हैं, वहां से भी निकालेंगे रिलेशन और आगे भी इससे भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एंगल का साइड के करस्पॉन्डिंग क्या रिलेशन है ये समझाता हूं। तो क्या एंगल से साइड भी चेंज होती है, बिल्कुल होती है। एंगल से साइड कैसे चेंज होगी बच्चों, अभी सिखाता हूं ना बच्चों। देखो मान लो मेरे पास में ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये तीन पेंसिल्स हैं, इन तीन पेंसिल का यूज करके मैं ट्रायंगल बनाऊंगा और वो ट्रायंगल आपको दिखाता हूं। ठीक है, ओके। तो क्या यहां पर मेरे पास में ये एंगल क्यू थीटा है, ओके। लेट्स अज्यूम इन दोनों के बीच में वही एंगल है, दिख रहा है आपको, ये दो साइड्स, इन दोनों साइड्स के बीच में वही एंगल है, कौन सा एंगल है, थीटा। अब ये अपना परपेंडिकुलर, क्या ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक्सटेंडेड साइड के ऊपर मत जाना, मैं बात कर रहा हूं इसकी। ठीक है, अब देखना
जैसे जैसे मैं इस एंगल को डिक्रीज करता जाऊंगा, बच्चों समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे मैं इस एंगल को डिक्रीज करता जा रहा हूं, क्या आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, देख रहे हो रही है ना। अब फिर से अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज करूंगा तो क्या इस परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, हो रही है, देख रहे हैं। जैसे जैसे एंगल वेरी करता हूं, क्या इसके परपेंडिकुलर की तरफ ध्यान रखना, सिर्फ जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं, क्या लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, समझ में आया। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस थीटा का इसके साथ तो कोई ना कोई चक्कर है ना। तो इसलिए जैसे जैसे ये मूव हो रहा है वैसे वैसे ये मूव हो तो रहा है, ठीक है। अच्छा, बट द पॉइंट इज वी आर ऑलवेज कीपिंग द हाइपोटेनियस कांस्टेंट। हम इस हाइपोटेनियस की ये जो लेंथ है ना, ये इस लेंथ को हमेशा कांस्टेंट रखना है। अगर मैं इस लेंथ को कांस्टेंट रख रहा हूं तो इसका यूज करके मैं इसको वेरी कर रहा हूं। अच्छा, क्या अकेला वेरी होगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी पाइथागोरस थ्योरम से डिटेल में समझाऊंगा, पहले प्रैक्टिकली समझो, ट्रिग्नोमेट्री को फील करा के छोड़ूंगा। देखो, तो अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो क्या आपका बेस डिक्रीज हो रहा है, बेस ये वाला है, बेस ये वाला, ध्यान से इसको देखना आपकी बार, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूं क्या आपका बेस डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो बेस डिक्रीज होता जा रहा है ना। अब अगर एंगल डिक्रीज कर रहे हैं तो बेस इंक्रीज होगा। चलो, ये एंगल यहां तक पहुंच गए थे। अब मैं एंगल को डिक्रीज कर रहा हूं, एंगल डिक्रीज कर रहा हूं तो देख लो बेस की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। फिर से एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो बेस की लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। दैट मींस इस एंगल पे तो बेस भी डिपेंड कर रहा है। तो दैट मींस अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो परपेंडिकुलर के साथ साथ बेस भी वेरी करता है। तो थीटा का रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस दोनों के साथ में है, सिर्फ हाइपोटेन्यूस ही रह गया क्योंकि उसको हमने कांस्टेंट दिया है, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि अगर परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा तो बेस डिक्रीज होगा। क्या नहीं समझ में आया, अभी देखो क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा तो बेस डिक्रीज होगा। चेक करना कि क्या जब परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बेस डिक्रीज हो रहा है। क्या मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल इंक्रीज करने के साथ परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है, तो साथ साथ देखते रहना क्या बेस डिक्रीज होता जा रहा है, बेस छोटा होता जा रहा है ना, होता जा रहा है ना। अब मैं एंगल डिक्रीज करूंगा तो क्या बेस बड़ा होता जाएगा और परपेंडिकुलर की लाइन छोटी होती जाएगी, होती गई, देख रहे हो ये वाला परपेंडिकुलर छोटा होगा और ये जो बेस है अपना ये वाला बेस ये डिक्रीज होता जाएगा। देखना करूं, ये देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है, कौन, परपेंडिकुलर, और बेस आपका डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। फिर से परपेंडिकुलर डिक्रीज, बेस इंक्रीज, समझ में आया। दैट मींस अगर परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा तो बेस डिक्रीज होगा और अगर बेस डिक्रीज हुआ तो परपेंडिकुलर इंक्रीज, सेम ही चीज है। चलो आगे चलते हैं। मुझे ये तो समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर और बेस का हाइपोटेन्यूस के करस्पॉन्डिंग कोई तो रिलेशन है और उसी रिलेशन को क्या हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट। ये था अपना प्रैक्टिकल प्रूफ। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखो क्या होता है कि अगर मान लो मैं अज्यूम कर लूं कि इसकी वैल्यू 25 है, जो कि पॉसिबल है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। बट अगर इसकी वैल्यू 25 है तो क्या इन दोनों के सम से ही आएगी, आती है ना। तो अब देखो, मान लो मैं इसको वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूं 20, अगर ये 20 है तो क्या ये 5 है, तभी तो 25 आएगा, है ना। अब मैं परपेंडिकुलर को डिक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, मान लो मैंने इसको लिख दिया है 16, तो क्या ये बन जाएगा 9, है ना। और डिक्रीज करते हैं 15, 10, और डिक्रीज करते हैं 10, तो ये 15, क्या सबका सम 25 है, देखो सारी वैल्यूज में 25 आ रहा है। अच्छा, इन सब का सम 25 है, क्या इससे मेरे को मैथमेटिकली भी पता चल रहा है कि अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यूज को डिक्रीज करता जा रहा हूं तो बेस की वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है टू कीप द हाइपोटेनियस कांस्टेंट। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों, समझ में आ गया कैसे साइड्स आपस में रिलेटेड है, ठीक है, ओके। और ये रिलेशन एंगल से क्यों डिफाइन हो रहा है, एंगल से इसलिए डिफाइन हो रहा है कि जैसे ही मैं स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता हूं, किसमें, स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता हूं ट्राइंगल के, तो एंगल वेरी करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, देखो ये एंगल चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और चीज सुनना, जब मैं ये वाला एंगल चेंज करूंगा तो ये ऊपर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, क्या ये भी वेरी करेगा 100%। कैसे, देखो इंक्रीज करें, ये वाला एंगल मैं इंक्रीज करूंगा अब, ठीक है, ये वाला एंगल इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या देखो ये वाला छोटा वाला ऊपर ऊपर वाला एंगल छोटा होता जा रहा है और एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, कैसी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री बन तो गया। अब अगर मैं इसको डिक्रीज करने लगूंगा, फिर से इसको अगर मैं फिर से डिक्रीज करने लगूंगा तो देखो ये वाला एंगल डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक पॉइंट पे आके ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल तो इनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, समझ में आया बच्चों, ओके। तो मुझे इससे समझ में आ गया कि जो भी रिलेशन बन रहा है उसमें इस एंगल का और इसका साइड का कोई ना कोई तो रिलेशन है आपस में, ठीक है। अब मैंने उस रिलेशन को रेशियोज में कन्वर्ट कर लिया। रेशियो में क्यों कन्वर्ट किया, इसीलिए बिकॉज वी आर टेकिंग द
हाइपोटेनियस कांस्टेंट। तो जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो हाइपोटेनियस के करस्पॉन्डिंग वेरी कर रही हैं, है ना। अगर हाइपोटेनियस 25 दूंगा तब ये 20 और 5 होगा। अगर मान लो मैंने इसकी वैल्यू 40 कर दी तो उस अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी ना। तो अब ध्यान से देखो, इसीलिए इस साइड्स में जितने पॉसिबल रेशियो बन सकते हैं सारे बना लो। क्या परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या बेस का रेशियो बन सकता है हाइपोटेनियस के साथ? बिल्कुल बन सकता है। साइड से आपस में रेशियो बन सकते हैं। अब ये दोनों आपस में भी तो रेशियो बना सकते हैं, बना लो। तो इन दोनों का आपस में रेशियो, चलो यहीं लिख देते हैं। परपेंडिकुलर क्या बेस के साथ रेशियो बना सकता है? बना सकता है। अब सुनना, परपेंडिकुलर का जो हाइपोटेनियस के साथ रेशियो होता है उस रेशियो को हम बोलते हैं साइन, SINE, साइन ऑफ द थीटा। ठीक है। थीटा क्यों रखा मैंने? क्योंकि ये इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ही तो वेरी कर रहा है। तो जो थीटा है वो जैसे जैसे वेरी करेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग साइन वेरी करेगा। साइन क्या है? ये रेशियो। तो जैसे थीटा वेरी कर रहा है वैसे ही रेशियो वेरी कर रहा है। समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा। क्लियर? अब सुनना, कॉस थीटा क्या होता है। क्या मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं साइन थीटा, सुनना ध्यान से। अच्छा एक और चीज, ये पूरा नाम है इसका। जब हम इन जनरल इसको यूज करते हैं ना तो हम सिर्फ SIN, साइन, सिर्फ 3 लेटर में लिखते हैं इसको। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आया यहां तक कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है? ठीक है। कॉस थीटा भी एज इट इज समझाने वाला हूं, ध्यान से देखते रहना। मुझे पता है कि अगर इन तीनों का एंगल, ये तीनों एंगल हैं, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम 90 डिग्री। दैट मींस ये दो एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? अब सुनना एक चीज, उसके बाद वापस यहीं पे आते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास में ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मुझे ये भी पता चल गया कि अगर थीटा के ऑपोजिट वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है और अगर मैंने थीटा चेंज किया तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाला और मैंने थीटा ले लिया ये, तो क्या उसके ऑपोजिट वाली साइड ये बन जाएगी परपेंडिकुलर? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर से सुन, अगर मैंने थीटा को यहां से उठा के यहां कर दिया तो परपेंडिकुलर भी तो यहां से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वाली साइड होनी चाहिए परपेंडिकुलर। तो अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी? अपनी बेस। और 90 डिग्री यहां है तो ये तो हाइपोटेनियस एज इट इज, सदाबहार। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? सुनना आप ध्यान से। इसी लॉजिक का यूज करके मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं इसको लिखता हूं लेट से A, B और C, ठीक है, तो अब इस अकॉर्डिंग साइन थीटा, सुनना ध्यान से, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं थीटा ले रहा हूं तो थीटा एंगल ये वाला है आपकी बात, है ना, ABC में। तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या रखूंगा? AB, और हाइपोटेनियस की जगह AC। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या? AB अपॉन AC हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ में आया साइन थीटा क्या होगा? ठीक है। अब सुनना, मैंने अब की बार एंगल कहां चेंज कर दिया? यहां पर। अगर ये एंगल रख लूंगा तो क्या ये वाला, ये जो है अपना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से मैं ABC ही रख रहा हूं, ABC, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब देखो, अगर मैंने इसको थीटा लिया तो क्या अपना परपेंडिकुलर, अब अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो फिर से वही AC। तो क्या ये रेशियो BC अपॉन AC आ गया? अगर मैंने थीटा चेंज कर दिया है तो पहले कितना था? AB अपॉन AC, अब क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सुनना आप ध्यान से, हमारे केस में इस वाली सिचुएशन में क्या जो एंगल है ये वाला, ये 90 माइनस थीटा है। तो अगर मैंने इसको इसको अगर मैंने कोई एंगल एज्यूम किया और इसके करस्पॉन्डिंग मैं साइन थीटा या कैलकुलेट कर रहा हूं कोई भी रेशियो किसका? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का, तो क्या होगा? क्या मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखूंगा ना? ये 90 डिग्री है, थीटा मत एज्यूम कर लेना इसको। चलो मैं फिर से ढंग से बना देता हूँ। 90 डिग्री एंगल है ये 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब अगर मैं 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल ये एंगल ले रहा हूं पूरा, ठीक है, ओके, अगर मैं 90 माइनस थीटा ले रहा हूं तो इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड क्या ये होगी? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना सर 90 माइनस थीटा क्यों लिखा है, ये समझाऊंगा अभी 90 माइनस थीटा का यूज क्या है। तो अब मैं सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कौन सा? ये वाला एंगल। ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने एंगल कौन सा लिया था? C। इस पॉइंट पे एंगल कौन सा ले रहा हूं? A। तो ये किसके लिए था? C के लिए। ये कौन से के लिए? A के लिए। तो A के लिए, साइन A के लिए, साइन A के लिए ये वाली साइन कौन सी हो जाएगी? BC अपॉन में क्या आ जाएगा? AC। तो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। कोई कंफ्यूजन है? आगे देखो, सेम ऐसे साइन C कैलकुलेट करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा? AB अपॉन AC। क्लियर? समझ गए बच्चों? तो ये हो गया अपना साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। कोई कंफ्यूजन है? सुनना ध्यान से, क्या ये वाला एंगल कौन सा? ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है?
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला C और A कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसका मतलब जब मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं A की, तो जो आंसर आ रहा है क्या वो इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आ रहा है। फिर से जब मैं C और A का रिलेशन देखता हूं तो क्या यहाँ पे C है और यहां पर A है। क्लियर। तो अब सुनना, ये C है अपना और ये क्या है A। तो साइन C की वैल्यूज और साइन A की वैल्यूज अगर मैं करस्पॉन्डिंग चेक करूंगा तो मुझे पता है कि C और A आपस में कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से जो आंसर आया वो साइन थीटा का आया, यहां से जो आंसर आया साइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा का आया, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा। समझ गए। तो अब क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉस। कोई कंफ्यूजन है क्या, समझ में आया। कॉस थीटा कहां से आया, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करूंगा, अब मैंने आगे कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया ना, तो मेरे को 90 माइनस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली थीटा लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा दैट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर से सुनना चाहते हो ध्यान से देखो। क्या अगर मैं यहाँ पे रखूंगा थीटा, तो थीटा रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा, तो मैंने इसको 90 माइनस थीटा रखा, उसका आंसर आ गया BC अपॉन AC। क्लियर। तो अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इधर को लगा दिया, विच शोज दैट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन ऑफ थीटा, मतलब थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या आंसर आएगा, यहाँ पर बेस आएगा और इधर हाइपोटेनियस आएगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसीलिए जब मैं cos थीटा को सॉल्व करता हूं, किसको, cos थीटा को जब मैं सॉल्व करता हूं तो हम आंसर में क्या लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो जब मैं cos थीटा को सॉल्व करूंगा तो cos थीटा की वैल्यूज क्या, ये अपॉन ये आएगी, जिसको हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसीलिए सेकंड वाला जो रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस उसको बोलते हैं को साइन थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ गए। ऐसे ही अपना रिलेशन आता है P अपॉन बी का, और P अपॉन बी का रिलेशन होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब क्या यहां पर परपेंडिकुलर है, हाँ यहां पर बेस है, हाँ। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, हाँ। और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मुझे कहां दिख रहा है, यहां पर। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है अपना, यहां से एक और चीज पता चली मुझे कि tan थीटा की वैल्यूज क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होती है, बिल्कुल होती है। और ये एक और रिलेशन मिला तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो अभी तक हमने पढ़े हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, साइन कॉस टेन सब समझ में आ गया, कैसे वैल्यूज प्लेस करी समझ में आ गया, क्या रिलेशन होता है एंगल का साइड के साथ वो समझ में आ गया। अब सुनना, क्या यही तीन रेशियो पॉसिबल है, फिर से मैंने आपको बोला था इन तीन के अलावा आप और कोई रेशियो नहीं निकाल पाओगे, जेन्युइनली नहीं निकाल पाओगे। बट पॉइंट इज कि अगर मैं रेशियो की बात करता हूं 2:5, तो ये एक रेशियो होता है, बिल्कुल। तो क्या 5:2 एक नया रेशियो नहीं होता है, हाँ बिल्कुल होता है। मान लो कोई दो वैल्यूज हैं ए और बी, उनमें रेशियो 2:5, दूसरी वैल्यू पी एंड क्यू, उसमें रेशियो 5:2, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो अलग अलग है ना, तो इसीलिए अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस एक रेशियो है तो क्या हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर भी एक रेशियो होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम लिखेंगे, देखो मुझे पता चल गया कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अपना होता है साइन थीटा, ठीक है। बेस अपन हाइपोटेनियस अपना होता है cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपना होता है tan थीटा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, आगे सुनो। तो मैं इन तीनों रेशियो को अगर रिवर्स कर दूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको क्या लिखूंगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तीन रेशियो इधर से आए हैं, तीन इनके रेसिप्रोकल के रेशियो आते हैं। अब सुनना, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, एक एक चीज फील करा दूंगा, ध्यान से देखते रहना। मैंने फिर से इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। क्लियर, ओके। मैंने एंगल लिया कौन सा, ये वाला, तो ये अपना थीटा हो गया। फिर से वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री है, ये ऑपोजिट और ये बेस, ठीक है। सुनते रहना, मुझे पता है कि टेन थीटा की वैल्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। सुनना, अगर टेन थीटा की वैल्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है तो टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या ये होगा, तो उस टाइम पे क्या ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो दैट मीन्स टेन थीटा का। फिर से नहीं समझ में आया ना, चलो चलो कोई बात नहीं, बोल दिया करो, बोल दिया करो, आवाज आ जाएगी आपके मेरे पास तक। ए
बी और सी, ठीक है। तो यहाँ तक रखा मैंने क्या लिया था, थीटा ये। तो जब थीटा ये लिया तो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो अगर मैं टेन थीटा कैलकुलेट करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो टेन थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएगी अपनी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है ए बी अपॉन बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसी ट्राइंगल में थीटा ये ले लिया, ठीक है, अगर थीटा ये ले लिया तो इसको मैं लिख रहा हूँ मान लो थीटा डैश। तो अगर मैं थीटा डैश सॉल्व करूंगा, टेन थीटा डैश, और अभी आप समझ जाओगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। जैसे मैं टेन थीटा डैश लूंगा तो क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली बी सी अपॉन, और ये बेस हो जाएगा, और इधर लिख देता हूं ए बी, ठीक है। फिर से जैसे मैंने एंगल यहां से यहां शिफ्ट किया, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन हो गया, क्या हम इसको को टेंजेंट बोल सकते हैं, कॉट। तो इसलिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना, कॉट थीटा। समझ गए। सो दैट्स हाउ वी गॉट sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और ये अपना आ गया cot थीटा, ठीक है। ओके, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के रेशियो को बोलते हैं सेकेंड, जिसकी वैल्यूज हम एज इट इज लिख सकते हैं कैसे, sec थीटा। तो हम इसको sec थीटा लिखेंगे, और ये लिख दिया मैंने sec थीटा, ठीक है। फिर से अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर रहा हूं, क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ sec, तो ये बन गया कोसेक। तो अपना कोसेक थीटा आ गया है, सेक थीटा आ गया है, कॉट थीटा आ गया है, टेन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लिया हमने, 6। इसके बाद नहीं बन सकता कुछ भी। अब दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाओगे टाइम वेस्ट करोगे। सो फाइनली वो हाउ मेनी रेशियोज वी हैव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनको इसी ऑर्डर में याद रख लेना, आधी ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं से खत्म हो जाएगी, अभी बता दूंगा कैसे। तो अगर आपने ऑर्डर याद रखा, कौन सा, माला बना लो इसकी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कैसे, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो इस ऑर्डर में याद रखना, इस ऑर्डर में अगर आप याद रखोगे आधी ट्रिग्नोमेट्री इस ऑर्डर से ही खत्म हो जाएगी, मार्क माय वर्ड्स, बता दूंगा कैसे। अब चलते अपन आगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये रेशियोज बन गए, इन रेशियोज से हमने ऐसे ऐसे वैल्यूज बना ली है, और इन रेशियोज की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली साइन कॉस टेन ये ऐसे बन जाती है, ठीक है। ओके, बट सर ये सारी वैल्यूज इतनी याद कैसे रहेगी, अभी याद करने का तरीका बताता हूँ ना बच्चों, देखते रहो। अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो मुझे पता है कि जो रेशियो बन रहा है वो या तो पी अपॉन एच है, या तो बी अपॉन एच है, या फिर पी अपॉन बी है। स्टार्टिंग में मैंने इन तीनों को कंबाइन कर लिया और लिखा पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्या लिखा मैंने, पी बी पी अपॉन एच एच बी। मुझे तो ऐसे ही याद है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब आप याद करने के ढेरों तरीके हैं इसके, पंडित भोले प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कैसे भी याद रखो, अपनी मर्जी से अपनी ट्रिक बनाओ। कुछ ऐसे देखो, फिर से कुछ भी स्टीरियोटाइप मत रखा करो कि अगर मैं ऐसे बताया ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मैथ से बेटा, हर बंदा अपनी बनाता है। तो अब इफ आई से पी अपॉन एच, इट इज बी अपॉन एच, इट इज पी अपॉन बी, क्लियर। तो अब सबसे पहले ये क्या हो जाएगा अपना, साइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस। चलो थोड़ा बड़ा लिख के दिखाता हूं आपको, इसमें हो सकता है शायद आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं और इजी हो जाएगा आपके लिए समझने में भी और याद रखने में भी, ठीक है। और इसकी पिक्चर बना के अपनी स्टडी टेबल पे लगा लेना, और 2-3 बार आप जैसे याद करोगे, 2-3 बार नजर घुमाओगे याद हो जाएगा। चलो, ये अपना है P, ये है B, ये है P, इधर लिखेंगे अपन H, H और B। तो पी बी पे अपन एच एच भी आ गया है, वेयर P अपॉन एच एस, P अपॉन एच क्या है अपना, साइन थीटा, ठीक है। B अपॉन एच, B अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा। फिर P अपॉन B, P अपॉन B क्या है, टेन थीटा। फिर से अब साइन कॉस टेन, आगे कॉट सेक और कोसेक, बोला था मैंने, ऑर्डर याद रख लेना। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये ऑर्डर याद रख लो, ये सारे रेशियो बन गए। ध्यान से देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सारे रेशियो आपकी आंखों के सामने। सिर्फ पीबीपी अपॉन एचएचपी याद रखना है आपको। समझ गए बच्चों, ओके। याद रखने की टेक्निक भी आपको पता चल गई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब ऐसे याद रख लेना, या अगर आपको और कोई टेक्निक समझ में आ रही है उससे याद रख लो। टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये 3 चीजें याद रखना, ठीक है। अगर ये 3 रेशियोज आपको एक्जैक्टली याद है, बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली इनको रेसिप्रोकेट करके ही बन जाएंगे। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये सर ये कब किया हमने, अरे भूल जाते हो क्या, देखो टेन थीटा, ये देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया था, ठीक है। ये रेशियो निकाले थे ना। अब इसी रेशियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, और जितनी भी वैल्यूज हमने एज इट इज यहां से समझी है उन तीनों को ऐसे ही
फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लेते हैं। क्या मुझे पता चल गया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है? ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा? ठीक है, ये एज इट इज यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट, क्या सेक और कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? तो मैंने इधर लिखा कॉस थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा लिख दिया, तो बन गया 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर क्या टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं? यस, तो 1 अपॉन कॉट थीटा लिख दिया। ठीक है, अब अगर टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस है तो यहीं से कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगी ना? ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया कि टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कॉस अपॉन साइन, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉस 1 अपॉन सेक और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। और इस पेज पे आपका मान के चलो अब तक का जितना ट्रिग्नोमेट्री किया है अपने अभी तक का वो सारा खत्म है। यही तो रेशियो की है, ये तो तीन चीजें याद रखनी है बस। अब तक का ट्रिग्नोमेट्री इसी पेज पे खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? समझ में आ गया कैसे वैल्यूज डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू को प्लेस करेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कैसे साइड आपस में रिलेट करती है किससे? एंगल के साथ, क्यों पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? अब जो हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, उसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं वो खत्म कराएंगे, उसके बाद सीधे एग्जाम्पल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो अपना ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है देखो। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ mathematics which deals with measurement of angles and the problem related to the relationship between sides and the angle। ये इंपॉर्टेंटली याद रख लेना कि जब भी अगर एमसीक्यू आएगा तो वो आपसे रिलेशन पूछेगा कि साइड्स और एंगल के रिलेशन स्पेसिफाई करने वाली मैथमेटिक्स की ब्रांच कौन सी है, तो याद रखना उस टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री हियर। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल द ट्रायंगल इन विच वी आर गेटिंग 90 डिग्री एनी ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो अगर कोई सा भी इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री है किसी भी ट्रायंगल का तो वो क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ध्यान रखना बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है? क्योंकि वंस अगेन बोर्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बोर्ड अगर एमसीक्यू देगा तो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं कि बोर्ड आपको थ्योरी में से एमसीक्यू उठा के दे देगा, असर्शन रीजन थ्योरी में से उठा के दे देगा, तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते चलो, सारी थ्योरी को अच्छे से रीड आउट करते चलो और सारी थ्योरी को लर्न करते चलो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। नेक्स्ट, द साइड ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। बता चुका हूं मैं। दस हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, ऑब्वियसली वी नो दैट। वट एवर द साइड, देखो ये भी एक रिलेशन होता है, अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं कि करस्पॉन्डिंग अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड सबसे छोटी होगी। क्लियर? ये हमने उसमें भी किया था ना जब हमने पेंसिल से बना के दिखाया था मैंने, तो जैसे जैसे मैं एंगल छोटा करता जा रहा था वैसे वैसे साइड छोटी होती जा रही थी, है ना? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद है करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी करी थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर ये ट्रायंगल है आपका तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री, एंड दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। परपेंडिकुलर इज द साइड मेक्स राइट एंगल विद द बेस ऑफ वन द ट्रायंगल। ओके, ये जो परपेंडिकुलर है अपना ये क्या करता है? परपेंडिकुलर बेस के साथ में क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। और इसको ये वाली साइड, ये वर्टिकल साइड, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इन जनरल सी, इन जनरल वी अज्यूम दैट द वर्टिकल साइड इज परपेंडिकुलर अनलेस द डेटा इज नॉट गिवन। डेटा ये थीटा आपका, ठीक है, ये थीटा ही तो बताएगा परपेंडिकुलर कौन सा है। तो जब तक आपको थीटा गिवन नहीं है तो इन जनरल वी अज्यूम दैट द वर्टिकल साइड इज परपेंडिकुलर। क्लियर? फाइन। A right angle triangle base is one of the side that adjoins the 90 degree angle. Obviously अगर मैं बात करता हूं इस 90 डिग्री एंगल की, तो इस 90 डिग्री एंगल को एडजॉइन करने वाली साइड किसके साथ? परपेंडिकुलर के साथ। क्या वो बेस होगी? राइट, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता ना कि वो बेस ये वाला है या ये वाला है, डेफिनेट तो श्योर बोल रही है कि जो एक साइड, कोई भी एक साइड ले लो आप, है ना, जो भी साइड 90 डिग्री को एडजॉइन कर रही है अलॉन्ग विद द हाइपोटेनियस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेस। और जो बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है वो कौन है? परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हो अगर आपको थीटा गिवन नहीं है तो, और थीटा गिवन है फिर तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट आता है, ये अगर अपना हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कब? जब ये थीटा है। याद है थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, बताया था मैंने। 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस, सेम ऐसे ही अगर मैंने थीटा यहां रख दिया है तो ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट ये बेस, और ये अपना ये हाइपोटेनियस और ये बेस। ठीक है, अब इस रिलेशन को टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको याद रखने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हो। तो अब देखो, हियर वी नो दैट व्हाट इज थीटा। अगर मैंने एंगल ए पे थीटा लिया है तो हाइपोटेनियस तो दोनों जगह कांस्टेंट होगा। क्या चेंज होगा? परपेंडिकुलर और बेस। तो अब देखो, यहां परपेंडिकुलर बीसी है और यहां परपेंडिकुलर
यहाँ बेस बन जाएगा BC। तो इधर मैं अगर BC को क्या ले रहा हूँ, ये रहा अपना BC, क्या लिया मैंने, परपेंडिकुलर, तो इधर अपना BC क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा BC अपना बेस। ठीक है, समझ गए हो? सेम ऐसे ही दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर बेस में इधर AB है तो इधर परपेंडिकुलर में AB होगा। क्लियर बच्चों? ऐसे याद रख लेना इसी तरह से, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसलिए टेबल बना के दे दी है, एज इट इज याद रखो। अब बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वी नो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, right angle triangle with the respect to the acute angle is called the trigonometric ratios of the angle। देखो sin थीटा, क्या इसमें जो थीटा ले रहा हूं मैं वो अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल लूंगा क्या वो 90 से छोटा होगा, इसलिए उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों में से कोई भी एंगल मैं चूज कर लूं, दे आर एक्यूट एंगल्स। ओके, और अगर मैं एक्यूट एंगल्स की बात करूंगा तो इन एक्यूट एंगल में अगर मान लो ये एंगल मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं तो 0 डिग्री से कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, 0 भी इंक्लूड नहीं है, 90 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारे रेशियो कर चुके हैं हम, रेस्ट 3 रेशियोज आर कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया है? दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, मैंने भी उसी ऑर्डर में अरेंज किया है। आई नो दैट एनसीईआरटी में इधर सेकंड नीचे और कोसेकेंड ऊपर देखे मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस रेशियो में बताया रखा है वैसे रेशियो में याद रखो। आपकी मैंने बोला ना आधी ट्रिग्नोमेट्री इस रेशियो को ढंग से मेंटेन करने से ही खत्म हो जाएगी। बताता रहूंगा जैसे जैसे करूंगा तब कि क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो आगे चले। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पीबीपी अपॉन एचएचबी। ये क्यों रखा मैंने, फिर से ट्रिक थी जिसको अपन याद रख सकते हैं। किसको याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक के रेशियोज को। फर्स्ट वाला क्या होता है, जल्दी से बोलो। फर्स्ट वाला क्या था अपना, फर्स्ट वाला था साइन, वेरी गुड। सेकंड वाला क्या है, जल्दी से बोलो, कॉस। थर्ड वाला टेन। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग सीधा की तरह जाऊंगा मैं इसके पास में, और यहाँ क्या लिखूंगा, कॉट इधर, सेक इधर, कोसेक। समझ गए हो? दैट्स हाउ वी हैव ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक। फाइन, आगे चले। देखो मुझे समझ में आ गया कि sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा एंड cosec थीटा इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो सेम cos sec का रेसिप्रोकल तो cos का रेसिप्रोकल, tan cot का रेसिप्रोकल तो cot tan का रेसिप्रोकल। बस ये सारी चीजें एज इट इज याद रखनी है। अब क्वोशिएंट रेशियोज, क्वोशिएंट रेशियो कौन सा, अभी दिखाता हूं, समझ जाओगे आप कौन सा क्वोशिएंट रेशियो है। tan थीटा अपना sin अपॉन cos होता है, तो cos थीटा cot थीटा क्या होगा, cos अपॉन sin। खत्म, रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के। तो अब अगर मैं tan थीटा लिख रहा हूँ sin अपॉन cos, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin। क्लियर? कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, सब समझा चुका हूं आपको, सारा अच्छे से रिवाइज हो गया है, एक एक चीज पॉइंट पॉइंट क्लियर है। अब आगे सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है कैसे। तो मुझे समझ में आ गया, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। ये क्या नई चीज है सर, यही वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने बोला था ना आपको कि एक और इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, वो भी समझाऊंगा। सुनना क्या होता है, मान लो मेरे पास में एक ट्रायंगल है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ना, ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री, जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगी राइट एंगल ट्रायंगल पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, चाहे वो 8 चैप्टर हो चाहे 9 चैप्टर हो। 9 चैप्टर के बाद ही पीछा छूटेगा। देखना, मैंने इसको लिया है ए, इसको लिया है बी और इसको लिया है सी, और यहां पर एंगल अपना कितना है, थीटा। क्लियर? ओके, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस बेस। क्लियर? सुनना ध्यान से, मुझे पता चल गया एंगल जब तक कांस्टेंट है तब तक ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये तो कांस्टेंट हम लेते ही हैं। दैट मीन्स अगर मैं एंगल फिक्स कर दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंगल को कर देता हूं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ फिक्स हो जाएगी और ये फिक्स ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, ये एंगल 60 डिग्री है ना अपना, ठीक है? क्या इस एंगल की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि इस साइड की लेंथ कितनी है, इन दोनों साइड्स की लेंथ कितनी है, क्या इस बात पर डिपेंड करेगी? सोचो, फिर से बोल रहा हूं, क्या इस एंगल की वैल्यू इन दोनों की साइड्स की लेंथ पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी ना। क्यों? सुनो, क्या ये वाला एंगल थीटा है, अगर मैं साइड को और बढ़ाता जा रहा हूं और साइड को और बढ़ाता जा रहा हूं, क्या एंगल अभी भी थीटा ही है? कुछ भी रख लो ना थीटा, मैंने 60 रखा, चलो 60, ये एंगल 60 डिग्री रहेगा। कब? जब तक मैं इस लेंथ को इन्फिनिटली इंक्रीज कर दूं, इसको भी इन्फिनिटली इंक्रीज कर दूं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? अब व्हाट इट मींस दैट कि किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो ये वाला पॉइंट लूं मैं, इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं,
ये वाला पॉइंट लेता हूं, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो जो रेशियो है अपना, कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो चेंज नहीं होगा। क्या? ऑब्वियसली, ध्यान से सुनो, जब मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं तो क्या मैं परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ चेक कर रहा हूं, राइट? इधर भी क्या इस परपेंडिकुलर का रेशियो इस हाइपोटेन्यूज के साथ निकालूंगा। तो जैसे आपका परपेंडिकुलर की लेंथ बड़ी होगी तो क्या हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं इस रेशियो की, मान के चलते हैं अगर इसकी वैल्यू आ रही है 7, है ना, और इसकी वैल्यू आ रही है 10, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 7:10। तो अगर मैं यहां पर चेक करूंगा तो अगर इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 14, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। समझ गए? इसीलिए तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 7:10। तो 14/20 का रेशियो चेक करेंगे तो 2 से रिड्यूस कर दो 7, 2 से 10, इसका रेशियो भी 7:10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एंगल वेरी नहीं किया। इसलिए आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जो रिलेशन आएगा वो किसका आएगा, साइन थीटा, यानी एंगल का, किसके साथ में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के साथ। तो जैसे ही आपने एंगल चेंज किया ये रेशियो चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज नहीं किया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लास फिर से बोल रहा हूं, रेशियो चेंज नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। सर ये 7 से 14 हो तो गया, हो गया, वैल्यू हो गई बेटा, रेशियो नहीं चेंज हुआ। इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा, जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इन दोनों की साइड की लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। ये साइड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो अगर एंगल चेंज नहीं होगा तो ये रेशियो सेम ही रहेगा। अब और आगे बढ़ा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं साइड को और बढ़ा जाता हूं, लो यहां से बनाता हूं 7:10, ठीक है, यहां से बनाऊंगा 14:20, यहां से बनाऊंगा 21:30 हो जाएगा ये। तो इन तीनों का रेशियो चेक कर लो, सबका आंसर 7/10, 7/10, 7/10 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, आपकी वैल्यू कितनी भी इंक्रीज हो जाए, अगर एंगल इंक्रीज नहीं होगा तो साइड का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। सर ये तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ही है, बेस का तो चेंज हो जाएगा ना, नहीं चेंज होगा बच्चों, बताता हूं क्यों। अगर ये दोनों लेंथ आपने फिक्स रखी है तो क्या ये वाली लेंथ इन दोनों के पाइथागोरस थ्योरम से ही आती है? इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे ना तभी तो आएगा ये। तो ऐसे इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तभी आएगा। तो अगर इन दोनों का रेशियो चेंज नहीं हुआ तो इसका रेशियो भी तो सेम ही रहेगा। और डिटेल में समझो, क्या आप ट्राइंगल पढ़ चुके हो, सिमिलैरिटी, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो ट्राइंगल ले ले जिनमें क्या है, दो एंगल सेम है, तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? तो ध्यान से देखो, क्या ये सब परपेंडिकुलर लिए हैं हमने, ठीक है, कोई भी दो ट्राइंगल उठा लो, आप ये वाला ट्राइंगल लो किसके साथ में, इस वाले ट्राइंगल के साथ में, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल दोनों में कॉमन, क्या ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं? और ट्राइंगल सिमिलर हो तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, इसीलिए जो रेशियो यहाँ आ रहा है वही रेशियो यहाँ आएगा। अगर ये 10 से 20 हुआ तो ये भी अगर 5 है तो 10 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? दैट्स हाउ वी डू इट। क्लियर? ये रिलेशन समझ में आ गया? आगे चले, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। The value of each trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle, it depends on only on the angle. यही समझाया अभी चिल्ला चिल्ला के मैंने कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं तो ट्राइंगल में एंगल जब तक चेंज नहीं होगा, आप ट्राइंगल कितना भी बड़ा ले लो, इट डजंट मैटर ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, फाइन। ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। क्यों? रेशियो की यूनिट होती है क्या? नहीं होती ना। वी आर फाइंडिंग आउट साइन थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं और मैंने अभी फॉर एग्जांपल लिया था 7/10 आया, तो 7/10 की क्या यूनिट होगी? अगर मैंने तो रख भी दिया 14 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, रिड्यूस कर दूंगा ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो जो रेशियो आएगा अपने पास में वो क्या आएगा, 7:10, और जो रेशियो आता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी यूनिट फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इट सेज दैट 10a is equals to 4/3, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स। ठीक है, इस ए एंगल के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, उसमें एक एंगल ए बनाएंगे। इस एंगल को मैंने बी ले लिया, किसको, राइट एंगल को। गिवन है क्या राइट एंगल कहां पर है? नहीं गिवन है, तो जहां मर्जी वहां रखो फिर। चलो ये सी ले लिया, तो हैव ए बी सी हियर। अब इस एंगल ए एंगल पे मैंने क्या लिया है, थीटा। क्वेश्चन में गिवन है ना 10a, तो जहां जिस जिस वर्टेक्स को हम यहाँ प्लेस करते हैं उस वर्टेक्स पे थीटा हो जाता है। ठीक है, अब 10a रख के करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या मुझे पता है कि 10a की वैल्यूज 4/3 है? ठीक है, ओके, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें साइड्स का रेशियो गिवन है। ओके,
टेन ए या टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, अभी भी सीखा है हमने, जिसकी वैल्यू कितनी है 4/3। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है क्या वो 4/3 है? एब्सोल्युटली। अगर ये रेशियो 4/3 है तो क्या मैं परपेंडिकुलर बेस की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ? एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? अभी बताता हूँ बेटा। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या आप इसको सिंप्लीफाई करते हो? याद है हमने 14 और 20 किया था, तो हमने क्या 2 को रिड्यूस कर दिया था। ऐसे 21/30 करोगे तो 3 रिड्यूस कर दोगे, तो ऐसे कुछ तो रिड्यूस हुआ होगा ना, तभी तो ये रेशियो 4:3 आया। ठीक है, हमको वैल्यू नहीं पता है, तो लेट्स अज्यूम द वैल्यू विच हैज बीन रिड्यूस्ड इज के। तो अगर मैं इस वैल्यू को फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, के को फिर से इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो 4k है ये वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4k और बेस की वैल्यू कितनी है 3k। क्या मुझे दोनों की वैल्यूज आ गई है? दोनों की वैल्यूज पता चल गई ना मुझे, किसकी? परपेंडिकुलर की भी और बेस की भी। क्या मैं पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं ना? चलो स्टार्ट करें। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो आई कैन से दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वैल्यूज क्या क्या है, 4k 3k प्लेस कर दो, तो इधर मैं रखूंगा 4k का होल स्क्वायर, इधर रखूंगा 3k स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। फाइन, 4k स्क्वायर इज 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। सम कितना हो गया? सम हो गया 25k स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेनियस कैलकुलेट करूंगा तो क्या इसका आंसर 5k आ जाएगा बच्चों? हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई है 5k, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब मुझसे पूछ कर रहा था क्वेश्चन, मुझसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि जल्दी से बताओ कि बाकी सारे दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन कॉस है ना, 10 तो अपने पास में, कॉट सेक कोसेक, ये सब क्या होंगे? चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। जब मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो क्या साइन थीटा अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस? क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k है? हाइपोटेनियस अभी भी निकाला मैंने 5k, के से के उड़ा दूंगा क्या मैं? अब रेशियो कितना आ गया 4:5, तो 4:5 वैल्यू किसकी हो गई? साइन थीटा की। इजी, आ गया समझ में? क्या ऐसे ही मैं कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, करते हैं। तो मैं कॉस थीटा सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस थीटा सॉल्व करूंगा तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा बच्चों? होगा ना? बेस की वैल्यू क्या है देखो 3k, ओके रख देता हूँ यहाँ पर, इसको हटाते हैं पहले है ना, ये गया। चलो अब आते हैं अपन इस पे, बेस पे रखेंगे अपन 3k और हाइपोटेनियस पे कितना 5k, ये दोनों फिर से उड़ा दिए मैंने, आंसर कितना आ जाएगा 3/5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या साइन कॉस और टेन तीनों कैलकुलेट हो चुके हैं? क्या इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल होता है बाकी रेशियोज? बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या इंटरचेंज करना चाहो तो इंटरचेंज कर लो, चलो इंटरचेंज कर लो, डायरेक्टली कोसेक निकाल लोगे आप, इंटरचेंज करते हैं। तो अब मैंने साइन थीटा की वैल्यूज निकाल ली है, मैं कोसेक की वैल्यूज निकालना चाहता हूँ। कोसेक थीटा होता है अपना 1 अपॉन साइन थीटा, अभी अभी साइन थीटा की वैल्यूज निकाली, कितनी आई 4/5, प्लेस कर देता हूँ। तो अब कोसेक थीटा का आंसर कितना आ जाएगा 5/4। ऐसे ही अगर मैं सेक थीटा कैलकुलेट करूंगा तो क्या वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का? ये वैल्यूज आई थी 3/4, याद करो 3/5 सॉरी, तो अभी आ जाएगा 5/3। चलो अब अपन को निकालना है कॉट, कॉट रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो अगर मैं वैल्यूज प्लेस करूंगा कितनी आई थी 4/3 की बनती ना, राइट, तो ये क्या 3/4 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ऐसे अपने पास में वैल्यूज आ गई है कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, अब याद करो मैंने यही सीक्वेंस बताया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर ऐसे सीक्वेंस का यूज करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो देखो 10a इज 4/3 की बनता, इसका यूज करके मैंने साइन कॉस 10 और उधर आके कॉट सेक कोसेक रेसिप्रोकल का यूज करके निकाल लिया है। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, जल्दी से आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if B and Q angle are acute angle such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना, एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, वो बता दूंगा, समझ जाओगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो अपने पास दो ट्रायंगल है, ये और ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, इस ट्रायंगल को लिखा ए बी और सी इधर इसलिए बनाया बिकॉज बी एक्यूट एंगल है, सिमिलरली पी क्यू और आर, तो ये भी ले लिया अपन ने एक्यूट एंगल और ये लिख लिया आर। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो अगर मैं साइन बी इधर से निकालूंगा, अगर बी अपना थीटा है तो क्या ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस गिवन ही है, तो अब आप रखोगे ए सी अपॉन ए बी, इधर से इक्वल आएगा, इक्वल का सेंटेंस से बनाता हूं, चलो इधर से आएगा अपने पास में पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो पी आर अपॉन
पी क्यू, ये वैल्यूज आ गई है, दोनों वैल्यूज अपने पास एज इट इज। अब देखो मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, क्या है दोनों साइड्स आ गई प्रोपोर्शन में, और एक 90 डिग्री एंगल इक्वल के बनेंगे, ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है ना। ध्यान से देखो बेटो, जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो, किसको, ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हो, तो आप ये एक चीज ध्यान रखना, सिमिलरिटी हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब जो दोनों साइड्स हम ले रहे हैं उनके एडजॉइनिंग एंगल आना चाहिए। अगर एंगल ये वाला नहीं है, कोई और एंगल है, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा, ये तो साइड साइड एंगल हुआ ना, और वो ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है, तो यू कैन नॉट अप्लाई इट ओवर हियर। तो आपको क्या करना है, इसमें जो ट्रिक थी वो क्या करनी है, ध्यान से देखो, क्या मुझे इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी करनी है, तो जो साइड्स का रेशियो है वो इसके और इसके बीच बनना चाहिए ना। तो अब देखो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB तो सेम ही ट्रायंगल की साइड है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं। तो क्या नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख सकता हूं दैट AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। तो देखो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रेशियो में, AB अपॉन PQ हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के साथ रेशियो बना रहा है, और इस रेशियो को मैंने एज्यूम कर लिया कोई K, ठीक है। अब मुझे सेम रेशियो चेक करना है, क्या BC और QR भी सेम रेशियो बना रहे हैं, अगर बना रहे होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय SSS, ठीक है, वही दिमाग लगाना है। तो देखो क्या करना है, मुझे रेशियो किसका फाइंड करना है बच्चों, BC अपॉन QR का रेशियो फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका रेशियो फाइंड करूंगा तो मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, मैं एक ट्रायंगल का रेफरेंस ले लूं, सेकंड वाला समझ जाओगे, चलो दोनों ही ले लेते हैं। तो मैंने लिया इधर A, इधर B, इधर C, ये 90 डिग्री, P Q R ये 90 डिग्री, ठीक है। अगर मुझे BC निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, दैट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये होगा ना। तो देखो मैं इधर अप्लाई करता हूं, ये बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट BC बन जाएगा, सेम ऐसे इधर आएंगे तो इधर देखो, क्या PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर लिखना पड़ेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा अपना QR। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, दोनों वैल्यूज आ गई है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब देखो इधर AB और AC, अब अगर मैं इधर रेशियो देखूंगा तो AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ, देखो इन दोनों की वैल्यूज K इक्वल है। तो अब इस रिलेशन का यूज करके क्या मैं लिख सकता हूं, AC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PR। देखो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं दैट अकॉर्डिंग टू द रेशियो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू K एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K, दोनों इंडिविजुअल K इक्वल है, देखो AC अपॉन PR AB अपॉन PR, तो दोनों को मैंने अलग अलग K इक्वल कर दिया, AC अपॉन PR। तो देखो AC अपॉन PR की वैल्यू K है, तो मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ PR, और सिमिलरली इधर AB इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ PQ, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं अपन। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का एज इट इज लिखूंगा तो इनको एज इट इज प्लेस कर देते हैं वहां पर, जैसे ही प्लेस करूंगा क्या होगा देखना, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AB एज इट इज है, AB एज इट इज है, AB स्क्वायर, इधर क्या है माइनस में AC स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यही तो था। अब इन सबकी वैल्यूज प्लेस करते हैं, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है K टाइम्स ऑफ PQ, चलो प्लेस कर देते हैं, तो आ जाएगी अपनी K टाइम्स ऑफ PQ होल स्क्वायर, ठीक है। इधर AC की वैल्यू K टाइम्स ऑफ PR रख देते हैं, K टाइम्स ऑफ PR, और इधर होल स्क्वायर, इन दोनों का होल अंडर रूट लगा दूं क्या, दोनों में इंडिविजुअल अंडर रूट है, होल अंडर रूट आ जाएगा, इधर मैंने होल अंडर रूट लगा दिया। डिनोमिनेटर में क्या मेरे पास में एज इट इज PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर है, समझ गए बच्चों। देखो यहाँ से AC और AB की वैल्यू दोनों मैंने उठा के इधर रख दी है, तो AC की वैल्यूज क्या आ गई है K टाइम्स PQ, इसकी वैल्यू K टाइम्स PR, क्लियर, अपॉन में PQ PR एज इट इज। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर, K स्क्वायर PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, देखो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इसका ले लिया मैंने अंडर रूट, क्या अंदर में से K स्क्वायर कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, बाहर आके K हो जाएगा क्या। अब देखो अंदर क्या बचा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, क्या दोनों कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, K से, तो ओवरऑल आंसर क्या K आ गया। ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है इसकी, जो क्या है BC अपॉन QR, चलो प्लेस करते हैं, तो वैल्यू किसकी आई है BC अपॉन QR, क्या इसका रेशियो भी क्या आ चुका है, जो ऑलरेडी रेशियो किसका था, जो ऑलरेडी रेशियो था AC अपॉन PR और BC अपॉन PQ का, हेंस ऑल द साइड ऑन द सेम रेशियो, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर. सो बाय कौन से रूल से? बाय एस सिमिलैरिटी रूल. सिमिलैरिटी रूल. ट्रायंगल ABC by similarity rule triangle ABC similar to triangle PQR. ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. प्रूव हो गया बच्चों, यही प्रूव करना था. अब आते हैं अपन सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर ACB इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट C. ये रहा राइट एंगल एट C. ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू 29. AB की वैल्यू कितनी है? 29. BC 21. फाइन. एंड ABC एंगल इज 9 थीटा. ABC ये रहा अपना थीटा. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. वन आएगी, आइडेंटिटी होती है, अभी आपको बताऊंगा आगे. आपको बस वैल्यू अभी तो जस्टिफाई करनी है. तो आप क्या करोगे, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यूज यहां से फाइंड करोगे. किससे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज करके. कैसे फाइंड करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा है, अभी सॉल्व कर देता हूं. चलो पहले यहाँ पे sin थीटा cos थीटा एज इट इज प्लेस कर देते हैं. ओके, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर. और ये क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम है? मेरे पास में क्या क्या गिवन है? मेरे को बेस गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है. अभी कर लेते हैं. पाइथागोरस थ्योरम. 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, 29 का स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, जब भी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो आप सोच रहे हो सर 29 का तो स्क्वायर पता ही नहीं है, क्या करेंगे? लगाना भी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है? 29 माइनस 21, 29 प्लस 21. इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम 50. वेरी गुड. इन दोनों का सम सब्ट्रैक्शन सॉरी 8 माइनस 5 जा 40, 400 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 20 आंसर आ गया क्या? परपेंडिकुलर का. परपेंडिकुलर चाहिए था, स्क्वायर थोड़ी पूछ रहा था आपसे. तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 20. बस प्लेस कर दो. तो अब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी 20. अब मुझे रेशियो किसका पूछ रहा है? बेस अपन हाइपोटेनस का. सारी वैल्यूज की बने प्लेस करनी है, बस प्लेस कर देते हैं. तो अब ये कितना आया देखो. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ही करते हैं. बेस अपन हाइपोटेनस ट्रायंगल बना लेते हैं इधर. ये था अपना 29, ये 21 और ये 20, और एंगल ये था थीटा. ठीक है, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. नहीं सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में फर्क पड़ता है क्या बच्चों? नहीं पड़ता ना. तो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ध्यान से सुनना मैं कैसे करूंगा. 20/29 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इधर देखो 21 और ये 29, तो ऑलरेडी 21 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर. ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या दोनों के अपॉन में 29 स्क्वायर है? कॉमन ले लूं, 29 स्क्वायर ले लिया मैंने. ओके, इधर से क्या आएगा? 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर. ठीक है, कॉमन लेकर करो, एलसीएम लेकर करो, कैसे भी करो सेम आंसर आएगा. 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर क्या 29 स्क्वायर है? क्यों? पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है ये. अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का सम करूंगा तो ये आएगा, रख दो बस खत्म. तो 29 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, काटा पीटी करो, आंसर कितना आ गया? 1. खत्म. बोला था मैंने बनाया. ठीक है, समझ गए? आगे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालना है. अब ये 1 नहीं आएगा. ओके, तो देखो इसमें चेंज भी नहीं कर सकते, पहले साइन में लिख सकते हैं, बीच में नेगेटिव है. अच्छा, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 20. ओके, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. थीटा अपना फिर से वही है, थीटा वाला ही है ना, b. अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर. घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, अपने आप आंसर आएगा, डोंट वरी. चलो देखो, इधर सॉल्व करेंगे अपन 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर. अब देखो इसका तो स्क्वायर ऑब्वियसली सॉल्व करना ही पड़ेगा. 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441. इसका स्क्वायर कितना होता है? 400. 441 माइनस 400 कितना आंसर आया? 41 अपॉन में 29 का स्क्वायर, आंसर आ गया. कोई प्रॉब्लम है? वैल्यूज निकाल सकते हो. ठीक है, फाइन. तो मेरे पास में वैल्यू किसकी आ गई है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 41/29 का होल स्क्वायर. आगे चले. चलो नेक्स्ट वैल्यू, एग्जांपल नंबर 4. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट
B if tan A is equals to 1 then verify that 2 sin A cos A is equals to 1। आपको वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, कब? जब tan A की वैल्यूज 1 है। अब चलो बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B। ओके, A यहां पर ले लिया तो C यहां आ जाएगा। अगर A यहां लेंगे तो ये रहा अपना थीटा, और tan A की वैल्यूज कितनी है 1। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने से tan A इक्वल्स टू 1, तो क्या tan A होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो कितना आ गया 1। तो आई राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या बेस के इक्वल आ गया है ना? और अगर ये इक्वल आ गया तो वी कैन से दैट BC इज इक्वल्स टू AB, देन BC इज इक्वल्स टू AB। क्या ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल अलॉन्ग विद आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये क्या बन जाएगा? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। फाइन। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे बोल रहा है कि वेरीफाई करो 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। ये होता है, ये वेरीफाई करो, हो जाएगा। इजी सी चीज है, देखो ध्यान से। इन दोनों की वैल्यूज बना गई ना, इक्वल आ गया। मीन इक्वल आ गया तो कुछ भी रखो वैल्यूज में। चलो मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यूज, फर्स्ट वाली वैल्यूज मैंने रखी A। ओके, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो छोड़ो, रब नहीं करते हैं। ये ट्राइंगल बनाया मैंने, इसकी वैल्यू रखी मैंने A, इसकी वैल्यू रखी A। अगर इन दोनों की वैल्यू A रखी तो क्या पाइथागोरस से A निकल जाएगा? निकाल लेते हैं। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये तो है हाइपोटेनियस अपना। ठीक है, तो अब A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर, जिसके वैल्यू किसके इक्वल है? हाइपोटेनियस स्क्वायर के। स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 2A स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये बन गया A अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। ये क्या अपने पास में हाइपोटेनियस की वैल्यूज आ गई एज A अंडर रूट 2। ठीक है, अब पूछ के रहा था आपसे, अब पूछ रहा था फाइंड करके बताओ 2 sin A cos A की वैल्यू 1 आती है क्या? चलो अभी कर लेते हैं। 2 sin A cos A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई पे sin A क्या अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। फाइन, ये ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो A अपॉन A अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई पे cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम ही है ना, तो A रूट 2। क्या A से A गया, इधर भी A से A गया। ठीक है, क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दिया, ये आ गया अपना 1 अपॉन 1, और ओवरऑल आंसर आ गया 1। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी वेरीफाइड दैट 2 sin A cos A की वैल्यू 1 ही आएगी। क्लियर? समझ गए बच्चों? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 5। OP क्यू एक ट्रायंगल है, ये रहा। राइट एंगल एट P, ओके। OP इज इक्वल टू 7, ये भी गिवन है, ये रहा। नेक्स्ट OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं OQ माइनस PQ की वैल्यू कितनी है 1। अब अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा, है ना? तो जो भी OQ की वैल्यूज आएगी उसमें 1 ऐड कर दो, आपके वो PQ की वैल्यू, मतलब PQ की वैल्यू जो भी आएगी उसमें 1 ऐड कर दो, OQ की वैल्यू आ जाएगी। मैंने मान लिया जो PQ है उसकी वैल्यू A है, तो क्या ये A प्लस 1 हो गया? ये तो बोल रहा है वो, अगर इसकी वैल्यू मैंने A अज्यूम कर ली तो A प्लस 1 क्या हो जाएगा? OQ। तो 1 प्लस A OQ की वैल्यूज आ गई कब? जब मैंने लेट किया। क्या लेट किया मैंने? पी क्यू इज इक्वल्स टू ए, ये मैंने लेट कर लिया। तो जैसे मैंने लेट किया तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब मुझे पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी? ये पाइथागोरस थ्योरम आपके पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास में, इधर मैंने रखा a प्लस 1, इधर रखा a और इधर रखा 7। ठीक है, तो अब देखना ए स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम? फाइन, I'll write it as a square plus 7 square is equals to होल स्क्वायर ओपन करेंगे a square plus 2a plus 1। कोई प्रॉब्लम है किसी को? गुड, a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा? 7 स्क्वायर को क्या मैं 49 लिख सकता हूं? एब्सोल्युटली। इसको उधर शिफ्ट करो, -1 इज इक्वल्स टू 2a, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 48। 48 इज इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी अपनी 24। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई? 24, और ये वैल्यू किसकी थी अपनी? ये वैल्यू थी PQ की, राइट? PQ की, करेक्ट। तो PQ अपना कितना आ गया? PQ आ गया है 24। अब मुझे फाइंड क्या करना था? मुझे फाइंड करना था OQ। फाइन, OQ लास्ट में लिखते हैं चलो। हेंस OQ की वैल्यू कितनी आ गई है? 25। तो PQ भी आ गया, OQ भी आ गया, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं क्या? अब
क्वेश्चन पूछ रहा था साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यूज। क्या मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं? प्लेस कर देंगे, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। चलो जल्दी से निकाल देते हैं। साइन क्यू कॉस क्यू। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल ये रहा आपका, ये 7 था, ये 24 और ये 25, वेयर 90 डिग्री इज दिस वन। क्लियर? फाइन। ओके, मुझे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? साइन क्यू की ना, साइन क्यू की, और क्यू एंगल अपना यहां पर है, तो थीटा आपकी बार ये लेना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? चलो प्लेस करते हैं वैल्यूज को। तो अपना क्यू एंगल है ये वाला, अगर क्यू एंगल ये वाला है तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। चलो तो वैल्यूज प्लेस करें, तो साइन क्यू, साइन क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्यू ये रहा, परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेनियस 25। आंसर इधर। कॉस क्यू निकालना है, तो कॉस क्यू, बेस, बेस इज 24, 24 अपॉन 25। क्या दोनों वैल्यू समझ में आ गई हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एनी कंफ्यूजन क्लास? सो दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड ऑल आवर एग्जाम्पल्स along with the topic trigonometric ratios. I believe आपको trigonometric ratios समझ में आ गया होगा, डिटेल में समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, सारी चीजें आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड दैट्स हाउ वी कैन, एज आई ऑलवेज से, दैट्स हाउ वी कैन इंटरैक्ट क्लास। सो मन लगा के पढ़ते रहो, यही मौका है ट्रिग्नोमेट्री से आगे निकलने का, क्योंकि जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री से जीतोगे नहीं, जब तक आप उसके पीछे पढ़ोगे नहीं, उससे जीतोगे नहीं। ठीक है, तो अब जल्दी से आगे चलते हैं, और अपना एक बहुत छोटा सा असेसमेंट बाकी है, पहले वो भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई एम सॉरी, वी आर डन विद दिस वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो अब क्या क्या कवर कर लिया आज क्लास हम लोगों ने? क्या हमने राइटिंग एंड ट्रायंगल को अच्छे से पढ़ा है, सारी प्रॉपर्टी समझाई है मैंने, याद है ना? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक एक चीज क्या होती है, क्या रिलेशन होता है, सब मैनेज किया है। फाइन, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में भी तो रिलेशन था, आप हमेशा साइड से रिलेट मत करो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में भी तो रिलेशन था, कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos, ये भी तो कंप्लीट किया हमने। तो हमने ये सारे रेशियोज हमने कंप्लीट कर लिए, रिलेशन कंप्लीट कर लिया है, एंड वी आर गुड टू गो अबाउट दिस पार्ट। ठीक है, अब वंस अगेन वी आर कमिंग ऑन द असेसमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी सा है। If ABC, a right angle at B, AB is equals to 24, BC is equals to 7, find the value of tan C। पहले ट्राइंगल तो बनाओ। ओके, राइट एंगल किस पे? क्या फाइंड करना है? C। A यहां पर रख दूं क्या? अगर C है तो परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, समझ गए? वैल्यू चेक करते हैं। BC, BC की वैल्यू कितनी है? 7। AB की वैल्यू कितनी है? 24। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24 अपॉन 7, ये रहा ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था ना, सिर्फ आपको प्लेस करना है इसके मार्किंग अकॉर्डिंगली। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे मार्किंग बनाते जाओ, वैसे वैसे क्वेश्चन आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। sin A is equals to 3/5, what is the value of cos A? क्लास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये ट्राइंगल है अपना, अगर ये 5 है तो ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, समझ गए? तो 3 4 आपस में इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको गिवन है दैट sin थीटा, अगर आपको याद भी नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और आपको 4 मिल जाएगा बेस। ठीक है, अच्छा, sin थीटा 3/5 है, तो क्या ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना हो जाएगा? 4। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 अपॉन 5, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। The value of each trigonometric ratio of an angle depend on the size of the triangle, does not depend on the angle। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू साइज पे डिपेंड करती है, किसके? ट्राइंगल के साइज पे, एंगल पे डिपेंड नहीं करती। क्या सही है? नहीं है ना? याद है मैंने बहुत डिटेल में बताया कि क्यों एंगल पे ही डिपेंडेंसी होती है, क्यों साइज पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पे? एंगल पे। सो दैट्स हाउ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो क्लास, नाउ वी हैव कवर्ड द असेसमेंट एज वेल। मन लगा के पढ़ते रहो इसी तरह से, और आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।